नमस्कार दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेज श्री माधोपुर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लिपि। आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? लिपि। अब देखो, हम हिंदी व्याकरण के ऊपर चर्चा करें। यदि हम बात करें कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देखो लिपि क्या होती है? जो लिपि चिन्हों का जो संग्रह होता है, किसी भी मौखिक भाषा को लिखित भाषा में लिखने के लिए, लिखित भाषा में उसको संग्रहित करने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन लिपि चिन्हों का जो संग्रह होता है उसको लिपि कहते हैं। और इस प्रकार दुनिया की विभिन्न भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं, बहुत सी भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। यहाँ हमारी जो हिंदी भाषा की यदि बात करें तो हमारी जो लिपि है वो है देवनागरी। देवनागरी लिपि। देखो यहाँ देवनागरी लिपि क्यों कहा गया है इसको, इसका भी कारण है, लेकिन यहाँ बताना जरूरी नहीं है। यहाँ देवनागरी लिपि का जो मानक रूप है उसका हम अध्ययन करेंगे। देवनागरी लिपि का जो मानक रूप है उसका हम अध्ययन करेंगे। अब देखो मानक रूप क्या है? मानक रूप क्या है? जैसे हमें पता है कि भारतीय संविधान ने हमारी जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है किसको? हिंदी को। हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। तो राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने के साथ साथ, राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने के साथ साथ हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। उसको भी हमने क्या किया है? संवैधानिक लिपि के रूप में उसको भी हमने मान्यता दी है। अब यदि देवनागरी लिपि की बात करें तो जैसे हिंदी जो है, हिंदी भाषा के लिए भी हम देवनागरी लिपि कहाँ में लेते हैं? इसी प्रकार गुजराती, मराठी जो भाषाएं हैं, या फिर हमारी जो संस्कृत भाषा है वो भी किस में है? देवनागरी लिपि में है। तो दोस्तों यहाँ मानक रूप की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जब अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में जब हम एक ही लिपि का प्रयोग करते हैं, अलग अलग भाषाओं में जब हम एक ही लिपि का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ हम देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी में भी कर रहे हैं, संस्कृत में भी कर रहे हैं, गुजराती में भी कर रहे हैं, मराठी में भी कर रहे हैं। तो जब अलग अलग भाषाओं में एक ही लिपि का प्रयोग किया जाता है तो उस लिपि में बहुरूपता आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? बहुरूपता आ जाती है। किसमें? लिपि में। तो इस बहुरूपता को मिटाने के लिए, या यूं कहें कि लिपि में एक रूपता स्थापित करने के लिए, या लिपि में एक रूपता लाने के लिए लिपि का जो मानक रूप है वो तैयार किया जाता है। लिपि का मानक रूप तैयार किया जाता है। देखो, किसी भी लिपि का मानक रूप तैयार क्यों किया जाता है? क्योंकि जब एक ही लिपि का प्रयोग अलग अलग भाषाओं में होता है तो अलग अलग भाषाओं में उसका प्रयोग होने के कारण उसमें बहुरूपता आ जाती है। अब बहुरूपता आ जाती है तो फिर हमें उसमें क्या होती है? कठिनाई होती है, उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसलिए उस लिपि में एक रूपता स्थापित करने के लिए, एक रूपता लाने के लिए हमें जो है मानक रूप उसका तैयार कर लेते हैं। तो आज यहाँ हम देवनागरी लिपि का जो मानक रूप है उसका अध्ययन करेंगे, या देखेंगे कि भाई किस प्रकार से वर्णों को रखा गया है। देवनागरी लिपि में वर्णों के किन किन रूपों को किस प्रकार से महत्व दिया गया है, किस प्रकार उनको मानक रूप में स्वीकार किया गया है। तो सबसे पहले यदि लिपि में हम, देवनागरी लिपि में हम उन्हीं वर्णों को शामिल करेंगे जो हमारी हिंदी भाषा में काम में आते हैं, या हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है उसमें आते हैं। तो सबसे पहले यदि देवनागरी लिपि के मानक रूप की बात करें तो सबसे पहले आते हैं स्वर। सबसे पहले स्वरों को देखते हैं। तो स्वरों का जो मानक रूप है वो कैसा है? ए, आ, ई, उ, ए, री, ए, आई, ओ, औ। इस रूप में हमारे स्वर पाए जाते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अर्थात कहने का मतलब स्वरों को जहाँ कहीं भी लिखा जाएगा इसी रूप में लिखा जाएगा। ए को ऐसा ही लिखा जाना चाहिए। आ का ये रूप मान्य है, ई को इस तरह से लिखा जाता है,
दीर्घ ई को इस तरह से, उ को इस तरह से, उ को इस तरह से, इस प्रकार स्वरों का जो मानक रूप है वो ये है। इसके बाद में व्यंजन आते हैं। यदि व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों में देखो क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म, य, र, ल, व, श, श, स और है। देखो ये हमारे स्वर हैं, ये क्या है? व्यंजन। अब इनका रूप देखना, क, ख, ग, घ, न किस रूप में लिखे गए हैं, इसी रूप में हमेशा हमारी भाषा में इनका प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा इनके अलावा यदि हम किसी अन्य रूप में यदि इनका प्रयोग करेंगे तो वो अमानक रूप होगा, वो मान्य नहीं होगा। इनके अलावा एक हमारे पास जैसे विसर्ग है, विसर्ग, तो विसर्ग का जो रूप है वो कैसा है? ये है साहब, विसर्ग का रूप क्या है? ये है। जैसे हम किसी स्वर के साथ लिखते हैं, इस प्रकार से विसर्ग को लिखा जाता है। इसी प्रकार अनुस्वार, अनुस्वार का जो रूप है वो कैसा है? यह है साहब, शिरो रेखा के ऊपर क्या लगता है? अनुस्वार लगता है। यदि किसी स्वर के साथ लगाएंगे तो इस प्रकार लगा देंगे। यह है व्यंजन और ये क्या है? विसर्ग है और ये क्या है? अनुस्वार। अब देखो जो देवनागरी लिपि का जो मानक रूप है उसी में हमारे जो स्वर हैं, स्वरों के लिए मात्रा का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है? मात्रा का प्रावधान। तो देखो मात्रा का यदि वास्तविक यदि हम अर्थ समझने की कोशिश करें, वास्तव में मात्रा क्या है, तो मात्रा किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय होता है। मात्रा क्या होता है? किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। यहाँ हम यदि मानक रूप की यदि बात करें तो यहाँ जो हम सामान्यतः जो मात्रा का अर्थ लेते हैं वो किसी भी व्यंजन के साथ लगे हुए स्वर का जो चिन्ह होता है, किसी भी व्यंजन के साथ किसी भी स्वर का जो सम्मिलित रूप है या स्वर युक्त जो व्यंजन है, तो उसमें जो स्वर जो उसके साथ आया है, जो स्वर इसमें मिला हुआ है, उसके लिए जो हम चिन्ह काम में लेते हैं उसको क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। या ये वे चिन्ह हैं कि जब हम किसी भी व्यंजन के साथ, देखो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन स्वतः उच्चारित नहीं होते हैं। अब इन व्यंजनों का सही उच्चारण करने के लिए, कोई भी शब्द बनाने के लिए, इनका जब हम अक्षर रूप में इनको लिखते हैं तो इनके साथ जो स्वर लिखा जाता है, जैसे क के साथ मैंने ई लिखा है, क के साथ क्या लिखा है? ई लिखा है। तो हमारी भाषा में प्रचलन ये है कि यहाँ क के साथ ई को अलग अलग नहीं लिखा जाता है। जैसे ऐसे लिखने की प्रथा नहीं है, ऐसे लिखने की प्रथा नहीं है। अर्थात इस स्वर को इस रूप में न लिखकर, इस स्वर को इस रूप में न लिखकर इसका एक चिन्ह लगाया जाता है। इसका क्या लगाया जाता है? एक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हमने क के साथ जो ई को यदि लिखना था तो कैसे लिखा है? कैसे लिखा है? ऐसे न लिखकर, इस ई को पूरा न लिखकर इसका क्या लगाया है? हमने एक चिन्ह इसके साथ लगा दिया है। तो व्यंजनों के साथ स्वरों को लिखने के लिए या व्यंजनों के साथ स्वरों को दिखाने के लिए जिस चिन्ह को हम काम में लेते हैं उसको यहाँ क्या कहेंगे? मात्रा कहेंगे। वास्तव में मात्रा क्या है? स्वरों के उच्चारण में लिया जाने वाला समय है। तो उसको हम यहाँ भी उसी रूप में देख सकते हैं। अब आ से लेकर औ तक यदि ए को छोड़ दें तो आ से लेकर औ तक सभी जो स्वर हैं उनको व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखने के लिए एक एक चिन्ह की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है।
हाँ, यदि बात ए की हो, यदि किसी व्यंजन के साथ ए स्वर मिला हुआ हो तो उसके लिए कोई किसी प्रकार का चिन्ह नहीं दिखाया गया है, या कोई किसी प्रकार का चिन्ह वहां काम में नहीं लिया जाता है। वहां पर एक ही बात होती है, कौन सी, कि जिस व्यंजन के साथ ये ए लगा हुआ होता है, जिस व्यंजन के साथ ए लगा हुआ होता है उसको स्वर युक्त लिखते समय हम उसका जो हल चिन्ह इसके साथ लगा हुआ है वो यहाँ से हटा देते हैं। यदि किसी भी व्यंजन के साथ यदि ए स्वर को लिखना है तो उस जिस व्यंजन के साथ ए स्वर लिखा जा रहा है उस व्यंजन का हल चिन्ह हटा देते हैं और ये मान लेते हैं कि इसमें कौन शामिल है, ए इसमें शामिल है। और ए के अलावा किसी भी स्वर को किसी भी व्यंजन के साथ लिखते समय उसको पूरा न लिखकर उसका एक चिन्ह लिख देते हैं। तो वो चिन्ह कौन कौन से हैं, जैसे ए की बात होगी कि ए जब इनके साथ लगता है तो सिर्फ इनका क्या हटा दिया जाता है, हल चिन्ह हटा दिया जाता है। बाकी ए के अलावा यदि जैसे आ की बात करें तो आ का जो चिन्ह है, आ को लिखने का, किसी भी व्यंजन के साथ लिखने का जो चिन्ह है वो क्या है, ये है, एक खड़ी पाई आती है। क्या आती है, एक खड़ी पाई आती है। यदि ह्रस्व ई की बात करें, यदि ह्रस्व ई की बात करें तो जो व्यंजन आ रहा है व्यंजन से पहले खड़ी पाई, व्यंजन से पहले खड़ी पाई और शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर दाहिनी तरफ घूमते हुए एक मात्रा लगा दी जाती है। तो ये क्या है, ह्रस्व ई की मात्रा है। और इसी प्रकार दीर्घ ई की यदि बात करें, इसी प्रकार दीर्घ ई की बात करें तो दीर्घ ई की जो खड़ी पाई आएगी वो व्यंजन वर्ण के बाद में आएगी और शिरोरेखा के ऊपर जो मात्रा होगी उसका झुकाव बाईं तरफ होगा। इस प्रकार आ, ई और उ, ह्रस्व उ के लिए ये चिन्ह काम में लेते हैं। दीर्घ उ के लिए व्यंजन के नीचे लगाना है, ये जो उ की जो मात्रा लगती है वो व्यंजन के नीचे लगती है। उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, और री की जो मात्रा है वो भी व्यंजन वर्ण के नीचे लगती है, व्यंजन वर्ण के नीचे इस प्रकार लगाई जाती है, इस प्रकार दाहिनी तरफ घुमाते हुए। ए आई ओ आउ, ए आई ओ आउ, इनकी जो मात्राएं हैं वो शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती हैं, इनकी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती हैं। यदि ए की मात्रा की बात करें तो व्यंजन वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा लगाते हैं, व्यंजन वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा लगाते हैं। यदि आई की बात करें तो आई के लिए या आई को दिखाने के लिए उस व्यंजन वर्ण के साथ शिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा लगा देते हैं। कितनी मात्रा लगाते हैं, दो मात्रा। तो ए के लिए एक मात्रा लगाते हैं शिरोरेखा के ऊपर और आई के लिए दो मात्रा लगाते हैं। अब ओ और आउ, ओ के साथ भी एक मात्रा लगाते हैं, आउ के साथ दो मात्रा लगाते हैं। जिस प्रकार से ए के साथ एक मात्रा लगाई है उसी प्रकार ओ के साथ एक मात्रा, आई के साथ एक मात्रा लगाई, दो मात्रा लगाई गई है, इसी प्रकार आउ के साथ दो मात्रा लगाई गई है। लेकिन ओ और आउ का जब हम मात्रा लगाते हैं तो वहां व्यंजन के दाईं तरफ, व्यंजन के दाईं तरफ एक खड़ी पाई भी लगाते हैं, व्यंजन के दाईं तरफ क्या लगाते हैं, एक खड़ी पाई भी लगाते हैं। ये ए आई ओ आउ की मात्रा है। तो इस प्रकार ये है हमारी मात्रा, ये जो मात्राओं का रूप है वो हमारी लिपि में प्रचलित है। इस प्रकार ये हमारे व्यंजन हैं। और कुछ यहाँ हमारे जो आगंतुक जो वर्ण हैं, आगंतुक वर्ण, यदि आगंतुक वर्णों की बात करें, आगंतुक वर्ण, तो आगंतुक वर्ण में जैसे एक तो क्या है हमारे पास स्वर है जो अंग्रेजी से आया है, एक तो स्वर जो अंग्रेजी से आया है। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो इसकी जो मात्रा है वो एक खड़ी पाई लगाई जाती है और उसके ऊपर ये जो चिन्ह है वो लगा दिया जाता है। एक खड़ी पाई किसी भी व्यंजन के साथ है, जैसे कॉलेज तो के साथ यदि लगाना है तो ऐसे लगाएंगे, यानी कि एक खड़ी पाई और एक ये चिन्ह। तो यह क्या है, इसकी मात्रा है। और अन्य जो व्यंजन वर्ण हैं जो अन्य भाषाओं से आए हैं, जैसे क, ख, ग, ज और ह, ये क्या है दोस्तों, आगंतुक वर्ण। ये क्या है, आगंतुक वर्ण है। अब देखो इनके अलावा
इनके अलावा देवनागरी लिपि में यदि हम अंकों की बात करें, यदि अंकों की बात करें तो अंकों को भी हमारी देवनागरी लिपि में अलग रूप से लिखा जाता है। अंक, जो संख्या में जो अंक लिखे जाते हैं उनकी बात हो रही है। तो 1 को कैसे लिखा जाता है? ये क्या है? 1। यदि हम रोमन लिपि की बात करें तो 1 को ऐसे लिखा जाता है, 1 को ऐसे लिखा जाता है। पहले रोमन लिपि में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये क्या है? 0। रोमन लिपि वाला जो 0 है वो थोड़ा लंबा होता है। अब यदि देवनागरी लिपि में 1 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। चलत में लोग ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन वो गलत है। यदि सही रूप से लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। 2 की बात करें तो 2 ऐसे लिखा जाता है। 3 4 5 6 7 8 9 और 0 को बिल्कुल गोल लिखा जाता है। यहाँ रोमन लिपि में 0 को थोड़ा लंबा लिखा जाता है और हमारी वाली लिपि में ये थोड़ा बिल्कुल गोल लिखा जाता है, थोड़ा छोटा लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। तो ये है हमारी देवनागरी लिपि का मानक रूप। अंक आ गए, स्वर आ गए, स्वरों की मात्राएं आ गई हैं और ये हमारे व्यंजन आ गए हैं और आगंतुक वर्ण आ गए हैं। अब इनके अलावा, इन व्यंजनों के अलावा, इन व्यंजन वर्णों के अलावा हमारी जो हिंदी भाषा है, हमारी हिंदी भाषा की यदि बात करें तो हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्ण हैं, कुछ संयुक्त अक्षर हैं, उनको भी हमने यहाँ मान्यता दे रखी है। कुछ संयुक्त वर्ण हैं उनको भी मान्यता दे रखी है। तो देखो संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं, जिनका मानक रूप क्या है, ये भी देखते हैं। संयुक्त वर्ण या संयुक्ताक्षर। तो देखो एक तो है हमारे पास 6, 1 3, 1 गे और 1 स्र। ये है हमारे संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण 6, 3, गे और स्र। अब देखो इनके अलावा इन 4 के अलावा इन 4 को ही मान्यता है देवनागरी लिपि के मानक रूप में, या हिंदी भाषा जो निदेशालय है उसके द्वारा इन 4 वर्णों को ही क्या है, मान्यता प्राप्त है। इनके अलावा यदि हम किन्हीं भी 2 वर्णों का यदि संयुक्त रूप लिखते हैं, जो चाहे प्रचलन में हो, यदि लिखते हैं तो वो गलत माना जाएगा। जैसे पहले इनका विश्लेषण देखते हैं। यदि 6 की बात करूं तो 6 किससे बनता है? क प्लस श मूर्धन्य प्लस ए स्वर बराबर क्या हो गया? क्ष होता है। बराबर क्या होता है? क्ष। यदि क्ष की बात करूं तो किसको मिलाकर बना है? क प्लस मूर्धन्य स से। किससे बना है? क प्लस मूर्धन्य स से। इसी प्रकार त्रय की बात करें तो त्रय तय प्लस रे से बना है, तय प्लस रे से बना है। इसी प्रकार गे बना है जय प्लस या से, जय प्लस या से। जय और यहाँ का जो संयुक्त रूप है वो क्या है? गे है। जय और यहाँ का संयुक्त रूप क्या है? गे है। इसी प्रकार श्रय का जो संयुक्त रूप है, श्रय जो संयुक्त रूप है वो किसका है? शय प्लस र। शय प्लस र का संयुक्त रूप क्या है? श्रय। अर्थात तालव्य स में यदि र को मिला के लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? श्रय लिखेंगे। जय के साथ यदि य को लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? गे लिखेंगे। इनके मध्य में स्वर नहीं होना चाहिए, इनके मध्य में स्वर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर हैं। क्या है? संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर हैं। त्रय, यदि तय प्लस रे को मिलाकर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? त्रय लिखा जाएगा। और इसी प्रकार क प्लस स को यदि मिलाकर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? क्ष लिखा जाएगा। इनके अलावा, इन 4 के अलावा यदि किन्हीं भी व्यंजनों का यदि हम संयुक्त रूप लिखते हैं, संयुक्त रूप यदि काम में लेते हैं तो वो अमान्य है, वो मानक नहीं है। जैसे हम द प्लस ये,
द प्लस ये बराबर दे लिखते हैं। द प्लस ये बराबर क्या लिख देते हैं, दे लिख देते हैं, जो कि क्या है, अमान्य है। क्या है, अमान्य है। जैसे विद्यालय, विद्या आदि शब्दों में काम में लेते हैं। जैसे विद्यालय, शुद्ध रूप क्या है, विद्यालय, द प्लस ये, द प्लस ये। अब इसका क्या कर देते हैं, ये बना देते हैं संयुक्त रूप, विद्यालय, विद्यालय। लेकिन ये क्या है, गलत है। शुद्ध रूप कौन सा है, ये वाला है। शुद्ध रूप ये वाला है। यानी कि इन चार के अलावा जो भी हम संयुक्त वर्ण काम लेते हैं वो अमान्य है, वो मान्य नहीं है। अब इनके अलावा कुछ जो वर्ण हैं, कुछ हमारे पास जो व्यंजन वर्ण हैं या व्यंजन या स्वर जो हैं, इनके कुछ के दो दो रूप प्रचलित हैं, कुछ के दो दो रूप प्रचलित हैं। अब उनमें से ये जो रूप हमने मानक रूप देखा है, ये तो क्या है, इसका मानक रूप है। अब इसमें आए हैं, इनके अलावा जो भी दूसरा रूप इनका प्रचलित है वो क्या है, अमानक रूप माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा, अमानक रूप माना जाएगा। तो इस प्रकार हम मानक और अमानक रूप भी देख सकते हैं। कुछ वर्ण हैं हमारे पास ऐसे जिनके दो दो रूप प्रचलन में रहे हैं और उनके दोनों रूपों को न मानकर एक ही रूप को क्या माना जाता है, मानक रूप माना जाता है। अब मानक रूप आपके सामने यहाँ लिख दिया गया है, मानक रूप आपके सामने यहाँ लिख दिया गया है। अब इनके अलावा जो इनका जो दूसरा रूप प्रचलित है वो क्या माना जाएगा, अमानक रूप माना जाएगा। जैसे यह है हमारा मानक रूप और यह है अमानक रूप। यानी कि जो हमने अभी देखा है उस रूप में यदि कोई वर्ण लिखा जाएगा तो वो मानक रूप है। इसके अलावा चाहे जैसा भी रूप हो वो क्या माना जाएगा, अमानक रूप माना जाएगा। जैसे यदि पहले हम ए की बात करें तो ए का ये क्या है, मानक रूप है। ए का ये क्या है, मानक रूप है। लेकिन इसके अलावा एक रूप और प्रचलित है ए का, ये ऐसे। अब ये वाला जो रूप है ए का, ये क्या है, अमानक है, क्योंकि मानक रूप कौन सा है, ये है। तो ये क्या है, इसका अमानक रूप है। इसी प्रकार ख को ऐसे लिखा जाता है। ख को हमेशा मानक रूप में कैसे लिखना चाहिए कि ये जो इसकी जो ये लाइन है या इसको जो पूंछ बोलते हैं, ये यहाँ टच होनी चाहिए, यहाँ इसको स्पर्श करती हुई लिखना चाहिए, यहाँ इसको स्पर्श करते हुए लिखना चाहिए, तब ये इसका क्या माना जाएगा, ख का मानक रूप माना जाएगा। लेकिन पहले या कुछ लोग या कुछ रूपों में हम इसको ऐसे लिख देते हैं, यानी कि इसको यहाँ टच नहीं करते, तो तब ये क्या माना जाएगा, अमानक रूप माना जाएगा। क्योंकि अब देखो यहाँ इसको यहाँ टच किया, यहाँ इसको टच नहीं किया, तो अब इसको मतलब यहाँ क्या हो सकता है, हमें भ्रम भी हो सकता है। इसको हम र व के रूप में भी पढ़ सकते हैं। किस रूप में पढ़ सकते हैं, र व के रूप में भी पढ़ सकते हैं। इसलिए ये क्या है, इसका अमानक रूप है। ये क्या है, अमानक रूप है। और इसी प्रकार हम और भी वर्णों के देखते हैं, जैसे छ, ये क्या है, छ। अब छ का कुछ लोग छ को इस तरह से भी लिखते हैं, कुछ लोग छ को इस तरह से भी लिखते हैं, लेकिन मानक रूप कौन सा है, मानक रूप ये है, मानक रूप ये है। एक हमारे पास जैसे झ, ये क्या है, झ। अब इस झ को कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा, झ को ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा, तो ये क्या है, अमानक रूप है। ये क्या है, इसका मानक रूप है। ण, ये क्या है, ण। अब ये ण का क्या है, मानक रूप है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा ण को ऐसे भी लिखा जाता है, ण को ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये क्या है, इसका अमानक रूप है। तो इस प्रकार और भी बहुत से वर्ण हैं, जैसे ये क्या है, श है। अब श को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, श को ऐसे लिखते हैं, ये क्या है, इसका अमानक रूप है। इसी प्रकार
कुछ लोग छ को ऐसे लिखते हैं, छ को ऐसे लिखते हैं जो कि अमानक रूप है, लेकिन छ का जो मानक रूप है वो कौन सा है, ये वाला है। छ का मानक रूप कौन सा है, ये वाला है, ये वाला नहीं है। तो इस प्रकार ये जो दो दो रूप जिन वर्णों के प्रचलित हैं, दो दो रूप जिन वर्णों के प्रचलित हैं, उनका हमेशा ध्यान में रखना है कि जो मानक रूप हमने देखा है, जो मानक रूप हमने लिया है, वो ही हमको लिखना है। हमेशा हमेशा जहाँ कहीं भी लेखन प्रक्रिया हो, लेखन में हमेशा ये जो मानक रूप है वर्णों का यही काम है लेना चाहिए, अमानक रूप काम में नहीं लेना चाहिए। जैसे ल और ल। अब देखो ल के दो रूप प्रचलित हैं, लेकिन ये क्या है, मानक रूप है, और ये क्या है, अमानक रूप है। ये क्या है, मानक रूप है, और ये क्या है, अमानक रूप है। इसी प्रकार जैसे ये क्या है, भय, ये क्या है, भय, और कुछ लोग भय को ऐसे भी लिखते हैं। अब ये क्या है, अमानक रूप है। ऐसा भय को ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए, हमेशा भय को कैसे लिखना चाहिए, ऐसे ही लिखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें जब भी हम लेखन कार्य करते हैं तो उस समय ऐसी सावधानी हमें रखनी चाहिए कि वर्णों का हमेशा हम मानक रूप ही काम में लें। और देखो इनको लिखने के जो तरीके हैं, हम अशुद्धियाँ कर देते हैं कई बार लिखने में, कि जैसे हमने संयुक्त वर्ण देखा, जैसे हमने संयुक्त वर्ण देखे, तो संयुक्त वर्ण जो मान्यता प्राप्त संयुक्त वर्ण है उनको ही संयुक्त रूप में लिखना चाहिए, उनके अलावा संयुक्त रूप में नहीं लिखना चाहिए, उनके अलावा संयुक्त रूप में नहीं लिखना चाहिए। उनके अलावा दो वर्ण एक साथ आने पर उनको अलग अलग ही लिखना चाहिए, उनको अलग अलग ही लिखना चाहिए। जैसे अब सबसे पहले तो ये देखो कि संयुक्त वर्ण क्या होता है। संयुक्त वर्ण जब दो व्यंजन वर्ण, जब दो व्यंजन वर्ण, दो अलग अलग व्यंजन वर्ण एक साथ आए, जब दो अलग अलग व्यंजन वर्ण एक साथ आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, संयुक्त वर्ण बोलते हैं। उनके मध्य में कोई स्वर नहीं होना चाहिए, उनके मध्य में कोई स्वर नहीं होना चाहिए। दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आने चाहिए, उनको क्या बोला जाता है, संयुक्त वर्ण बोला जाता है। जैसे हमने अभी उदाहरण लिया था, जैसे विद्यालय लिया था, विद्यालय। अब यहाँ विद्यालय में देखो, यहाँ द आया है, द के बाद में कौन आया है। यदि हम इसका विश्लेषण करेंगे तो कैसे करेंगे, व प्लस ई प्लस द प्लस, अब देखो द में कोई स्वर नहीं है, द में कोई स्वर नहीं है, तो बाद में कौन आएगा, ये आएगा। कौन आएगा, ये प्लस आल। अब यहाँ देखो द और ये दो अलग अलग व्यंजन है, द और ये दो अलग अलग व्यंजन है, दोनों के मध्य में कोई स्वर नहीं आया है, दोनों के मध्य में क्या नहीं है, कोई स्वर नहीं है। दो अलग अलग व्यंजन वर्ण जो है लगातार एक साथ आए हैं, तो ये जो इनका रूप है, ये जो इनके आने की स्थिति है, इसी को क्या बोलते हैं, संयुक्त वर्ण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, संयुक्त वर्ण बोलते हैं। और संयुक्त वर्ण जो चार हमारे पास जो रूप दे रखा है वही मान्य है, इनके अलावा मान्य नहीं है। अर्थात यदि ऐसी स्थिति हो तो इनको अलग अलग ही लिखना चाहिए, इनको अलग अलग ही लिखना चाहिए, इनको मिलाकर नहीं लिखना चाहिए। यदि हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो वो क्या माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, अशुद्ध उसको माना जाएगा। एक होता है द्वित्व वर्ण, एक क्या होता है, द्वित्व वर्ण। द्वित्व वर्ण, देखो द्वित्व वर्ण में क्या होता है कि यहाँ संयुक्त वर्ण में दो अलग अलग, यहाँ दो अलग अलग वर्ण आए थे, दो अलग अलग वर्ण एक साथ आए थे, उनके मध्य में कोई स्वर नहीं आया था, तब तो क्या थे, संयुक्त वर्ण थे। लेकिन यदि द्वित्व वर्ण की बात करें तो एक ही वर्ण, यहाँ क्या होता है, जब एक ही वर्ण दो बार आता है, जब एक ही वर्ण दो बार आता है, एक ही वर्ण दो बार आता है और दो बार आने पर उसके मध्य कोई स्वर नहीं होता है,
उसके मध्य में कोई स्वर नहीं आता है, उसको क्या बोलते हैं, द्वित्व वर्ण बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं उज्ज्वल, उदाहरण के लिए हमने शब्द लिया उज्ज्वल। अब देखो उज्ज्वल का यदि हम विश्लेषण करेंगे तो कैसे करेंगे, उ प्लस जय, देखो जय में कोई स्वर नहीं है, आगे फिर कौन है, प्लस जय, प्लस जय में फिर स्वर नहीं है, आगे कौन है, व प्लस ए प्लस ले प्लस ए। तो अब यहां देखो, यहां भी जय है और यहां भी क्या है, जय, यानी कि एक ही वर्ण दो बार आया है, मध्य में कोई स्वर नहीं है, तो ये क्या माना जाएगा, द्वित्व वर्ण। ये क्या माना जाएगा दोस्तों, द्वित्व वर्ण माना जाएगा। अब लेकिन यहाँ आगे देखो, यहाँ जय आया है, यहाँ क्या आया है, व, दो क्या है, व्यंजन वर्ण है, लगातार दो व्यंजन वर्ण है, दोनों के मध्य क्या नहीं है, कोई स्वर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, जय अलग है, व अलग है, लेकिन लगातार एक साथ आए हैं, बीच में कोई स्वर नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, संयुक्त वर्ण। इसको क्या कहेंगे, संयुक्त वर्ण। तो इस प्रकार जय के बाद जय आया है तो ये तो क्या है, द्वित्व वर्ण है, और जय के बाद में व आया है बिना स्वर के, तो ये क्या है, संयुक्त वर्ण है। अब इन संयुक्त वर्णों को जो लिखने का जो नियम है वो हमेशा ध्यान में रखना है कि चार ही जो संयुक्त वर्ण हैं उनको मान्यता दी गई है, उनके अलावा सभी जो संयुक्त वर्ण जहाँ कहीं भी आए उनको अलग अलग ही लिखना चाहिए, उनको अलग अलग रूप में ही लिखना चाहिए। अब एक बात और ध्यान देने वाली है, एक और हम गलती करते रहते हैं कि जैसे हमारे पास रे जो होता है, हमारे पास रे जो वर्ण है, रे वर्ण को तीन तरीके से लिखा जाता है। रे वर्ण को लिखने की तीन स्थितियां हैं, तीन तरीके से लिखा जाता है रे। एक तो अपने सामान्य रूप में लिखा जाता है, एक तो अपने सामान्य रूप में लिखा जाता है। तो सामान्य रूप में एक तो सामान्य रूप होता है रे का, सामान्य रूप जो ये दिया गया है इस प्रकार से। ये कब लिखा जाता है, ये हमेशा जब रे स्वर युक्त होता है, हमेशा रे क्या हो, स्वर युक्त, रे स्वर युक्त हो, रे क्या हो, स्वर युक्त हो, और रे से पहले आने वाला जो व्यंजन वर्ण है, रे से पहले आने वाला व्यंजन है, यदि व्यंजन है रे से पहले तो वो क्या होना चाहिए, स्वर युक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वर युक्त होना चाहिए। और यदि व्यंजन नहीं है तो इसके पहले क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, या फिर शब्द में ये सबसे पहले हो, स्वर का इससे ही क्या हो, प्रारंभ हो, तब ये कहाँ लिखा जाता है, अपने सामान्य रूप में लिखा जाता है। अर्थात या तो रे स्वर युक्त हो, हमेशा रे क्या हो, स्वर युक्त हो, या सामान्य रूप में हमेशा ये किसी भी शब्द के या तो प्रारंभ में लिखा जाएगा और स्वर युक्त होगा। क्या होगा, स्वर युक्त होगा, और हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, या तो शब्द के प्रारंभ में इस सामान्य रूप में लिखा जाएगा, या यदि शब्द के मध्य में रे आ रहा है, यदि किसी भी शब्द के रे जो है मध्य में आ रहा है, कहीं पर मध्य में आ रहा है, तो वहां पर रे जो है सामान्य रूप में तभी लिखा जाएगा जब रे खुद भी स्वर युक्त हो और रे से पहले भी कोई क्या हो, स्वर हो। अर्थात रे के दोनों ओर स्वर हो, रे के दोनों तरफ स्वर हो, रे के आगे भी स्वर हो, रे के आगे भी स्वर हो और पीछे भी स्वर हो, तब ये कैसे लिखा जाता है, अपने सामान्य रूप में लिखा जाता है, तब अपने सामान्य रूप में लिखा जाता है। या फिर स्वर युक्त हो और शब्द के प्रारंभ में आए, तब क्या लिखा जाता है, ये अपने सामान्य रूप में लिखा जाता है। जैसे रस्सी, हमारे पास शब्द क्या है, रस्सी। अब रस्सी में देखो रे क्या है, यहाँ स्वर युक्त है और शब्द के कहाँ आया है, प्रारंभ में आया है, शब्द के प्रारंभ में आया है, इसलिए कैसे लिखा गया है, इसको सामान्य रूप में लिखा गया है। कैसा लिखा गया है, सामान्य रूप में लिखा गया। अब शब्द के मध्य में आए, शब्द के मध्य में आए तो दोनों तरफ क्या हो, स्वर होना चाहिए, तभी क्या होगा, इसका सामान्य रूप देखने को मिलेगा। जैसे हमने यहाँ लिखा फारसी, क्या लिखा यहाँ, फारसी। तो फारसी में देखो यहाँ फे प्लस आ प्लस रे, और रे में भी क्या है, ए है, रे प्लस ए प्लस सी।
अब यहाँ देखो र सामान्य रूप में आया है, क्यों आया है? क्योंकि यहाँ देखो र के इधर भी स्वर है और इधर भी स्वर है। यदि शब्द के मध्य में आ रहा है तो दोनों तरफ इसको क्या चाहिए? स्वर चाहिए, तभी ये क्या करता है? अपने सामान्य रूप में लिखा जाता है। अब दो स्थितियां और बनती हैं इसकी, इसको दो तरह से और लिखा जाता है। ये तो इसका सामान्य रूप था, ये तो इसका सामान्य रूप था। अब देखो दो स्थितियां क्या होती हैं। पहली स्थिति, यदि रे स्वर युक्त हो, यदि रे स्वर युक्त हो और इससे पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो, कोई स्वर रहित व्यंजन हो। यदि रे खुद तो क्या हो? स्वर युक्त हो, खुद तो क्या हो? पूर्ण हो, और इससे पहले आने वाला कोई व्यंजन क्या हो? स्वर रहित हो। अर्थात इससे पहले आने वाला व्यंजन क्या हो? अपूर्ण हो, और ये खुद क्या हो? पूर्ण हो। तब ये क्या करता है? उस व्यंजन के नीचे लग जाता है, उस व्यंजन के नीचे लग जाता है। देखो कैसे लगता है, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे प्रथम, हमने उदाहरण क्या लिया है यहाँ? प्रथम। अब देखो यहाँ प्रथम में क्या है? यदि इस शब्द का हम विश्लेषण करेंगे तो कैसे करेंगे? पे में क्या नहीं है? स्वर नहीं है। पे में क्या नहीं है? स्वर नहीं है, अर्थात स्वर रहित व्यंजन है पे के बाद में रे में क्या है? स्वर है। क्योंकि देखो रे जब स्वर युक्त होगा तो ही कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। जब पूर्ण होगा तो ही नीचे लगेगा। अब यहाँ पे के नीचे लगा हुआ है तो यहाँ रे क्या है? स्वर युक्त है। प्लस थे प्लस ए प्लस मैं प्लस है। अब यहाँ देखो ये वाली कंडीशन लागू हो रही है कि यदि रे स्वर युक्त हो। अब यहाँ देखो रे क्या है? स्वर युक्त है, क्योंकि रे के साथ एस स्वर है, और इससे पहले स्वर रहित व्यंजन हो। तो यहाँ इससे पहले कौन है? पे है, जो क्या है? स्वर रहित है। क्या है? स्वर रहित है। स्वर रहित व्यंजन हो तो इसके नीचे लग जाता है, तो रे कहाँ लगेगा? इसके नीचे लग जाएगा। ये देखो यहाँ पे के नीचे लग गया है, यहाँ पे के नीचे लग गया है, और इस प्रकार हमारे पास क्या शब्द बना है? प्रथम शब्द बना है। लेकिन ये स्थिति हमें सिर्फ देखो व्यवहार में हम क्या करते हैं कि जहाँ कहीं भी हमें किसी भी व्यंजन के साथ कोई भी दो व्यंजन लिखे हुए हों एक साथ, कोई भी दो व्यंजन एक साथ लिखे गए हों, कोई भी दो व्यंजन कहीं भी हमको एक साथ लिखे हुए दिखाई देते हों, तो वहां पर हमें यही प्रक्रिया ध्यान में रखनी है, यही बात ध्यान में रखनी है कि जो नीचे लगा हुआ होगा वो तो क्या होगा? स्वर सहित होगा, स्वर युक्त होगा, अर्थात पूर्ण होगा। और जिसके नीचे लगा हुआ है वो क्या होता है? हमेशा स्वर रहित या अपूर्ण होता है। लेकिन ऐसा लिखा जाना गलत है, ऐसा लिखा जाना गलत है। उनको उनके सामान्य रूप में या तो खालत चिन्ह लगा के लिखो, या पाई हटा के लिखो, या फिर कैसे भी जो रूप प्रचलित है लिखने का, अर्धवर्ण को लिखने का जो रूप प्रचलित है उसी रूप में लिखा जाना चाहिए। इस प्रकार सिर्फ ये स्थिति रे के साथ अपनानी है, सिर्फ ये स्थिति रे के साथ अपनानी है कि जब रे पूर्ण होता है और उससे पहले कोई अर्धवर्ण होता है तो वो नीचे लग जाता है। बाकी अन्य जो वर्णों के साथ यदि ऐसी स्थिति हो तो ऐसा लिखा जाना क्या है? गलत है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। अंक, देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? अंक। अब यहाँ जो अंक लिखा हुआ है इसमें अब यहाँ देखो दो व्यंजन वर्ण एक साथ लिखे गए हैं, यहाँ दो व्यंजन वर्ण जो हैं एक साथ लिखे गए हैं। एक तो कौन है? यहाँ नंग है, और एक कौन है? क। एक तो क्या है? नंग है और एक क है। तो यहाँ देखो क कहाँ लगा है? नीचे लगा हुआ है।
क कहाँ लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है। तो मैंने बताया है कि यहाँ जब दो व्यंजन एक साथ लिखे हों तो जो नीचे लगा हुआ होता है वो क्या होता है, पूर्ण होता है। तो इसका मतलब यहाँ क में तो क्या है, स्वर है, क के साथ तो क्या है, स्वर है। और जो ऊपर लिखा गया है या जिसके नीचे ये लगाया गया है वो क्या होता है, अपूर्ण होता है। वो क्या होता है, अपूर्ण होता है। तो इस प्रकार यदि इस अंक शब्द का हम विश्लेषण करेंगे, इस अंक शब्द का यदि हम विश्लेषण करेंगे, यदि अंक शब्द का हम विश्लेषण करेंगे तो कैसे करेंगे, ए प्लस नंग, नंग में कोई स्वर है नहीं, आगे कौन है, क प्लस ए, क प्लस ए। तो ऐसे इसका विश्लेषण होगा। लेकिन ये जो रूप हम हिंदी में लिखते हैं ये अमान्य है। ये क्या है, अमान्य है। इनको इनका जो सामान्य रूप है जो निर्धारित किया गया है उसी में लिखा जाना चाहिए। और वो रूप क्या है, या तो अब यदि गोल पैंदे वाला कोई वर्ण है तो उसके साथ क्या लगा कर लिखते हैं, उसके साथ हमेशा हल चिन्ह लगा के लिखो। जैसे यहाँ नंग जो है गोल पैंदे वाला है तो इसको इस प्रकार हम हलंत लगा के लिख सकते हैं। तो सही रूप क्या है, ये है, सही रूप इसका क्या है, ये है। और यदि कोई खड़ी पाई वाला वर्ण है, यदि कोई खड़ी पाई वाला वर्ण है तो उसको हमेशा उसकी जो पाई है वो हटा के लिखा जाना चाहिए, उसकी पाई हमेशा हटा के लिखी जानी चाहिए। जैसे दीप्ति, जैसे क्या है यहाँ दीप्ति। अब हमारे पास दीप्ति शब्द है। अब दीप्ति शब्द में जो प आया है, अब देखो यदि इसका हम विश्लेषण करके देखेंगे तो कैसे करेंगे, दीप्ति शब्द है हमारे पास, तो द प्लस ई प्लस प प्लस त प्लस ई। अब यहाँ देखो प क्या है, अधूरा है, प में कोई स्वर नहीं है। तो प में यदि कोई स्वर नहीं है तो ये क्या करेगा, आगे आने वाले पूर्ण वर्ण के साथ लगेगा, आगे आने वाले पूर्ण वर्ण के साथ लगेगा। तो इनके लिए जो खड़ी पाई वाले हैं, जिनके साथ ये खड़ी पाई होती है, उनको जब हम शब्द में स्वर रहित रूप इनका जब लिखते हैं तो इनकी ये पाई जो है वो हटा देते हैं, इनकी ये पाई हटा देते हैं। तो इस प्रकार क्या लिखा जाएगा, दीप्ति लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, दीप्ति लिखा जाएगा। अब ऐसा नहीं करना चाहिए कि इनका हम जो रह की तरह जो नीचे लगा कर लिख देंगे, जैसे दी पे ती, ऐसे, तो ये रूप क्या है, गलत माना जाएगा। ये रूप क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ऐसा हम नहीं लिख सकते। वो जो नीचे लिखने वाली जो स्थिति है वो सिर्फ र के साथ ही अपनानी है, वो सिर्फ र के साथ ही अपनानी है। इनको या तो हलंत लगा के लिखो या फिर इनकी जो खड़ी पाई है वो हटा के लिखो। और यदि जो अलग जो दूसरे रूप हैं जैसे क है तो इनको यहाँ से थोड़ा सा काट के लिखो, इनको यहाँ से थोड़ा सा काट के। अब जब ये यहाँ से थोड़े कटे हुए यदि किसी शब्द में आएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये स्वर रहित है। ये क्या है, स्वर रहित है। तो यही हमें तरीका हमेशा काम में रखना है। जब भी हम लेखन कार्य करेंगे तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान होना चाहिए। जो देवनागरी लिपि का जो मानक रूप है वो हमें ध्यान में होना चाहिए। अब र का एक तीसरा रूप और है। र का जो तीसरा रूप है वो क्या है, जब शब्द में र स्वर रहित हो, र स्वर रहित हो तो वह आगे आने वाले स्वर युक्त, आगे आने वाले स्वर युक्त व्यंजन के, स्वर युक्त व्यंजन वर्ण के ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। या इसको हम रेफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफ बोलते हैं। अर्थात रेफ हो जाता है, शिरोरेखा के ऊपर चला जाता है, शिरोरेखा के ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से शिरोरेखा के ऊपर इस प्रकार से चला जाता है। जैसे हम एक शब्द लेते हैं कर्म, शब्द क्या लिया हमने, कर्म। तो कर्म में देखो यहाँ क्या है, क प्लस ए
प्लस रे में कोई स्वर है नहीं, तो आगे कौन है, मैं प्लस ए। अब यदि रे स्वर रहित है, यदि रे स्वर रहित है, तो आगे आने वाले स्वर युक्त व्यंजन, आगे आने वाले स्वर युक्त व्यंजन वर्ण के ऊपर चला जाता है, अर्थात आगे आने वाले स्वर युक्त व्यंजन के ऊपर क्या हो जाता है, रेफ हो जाता है। अब मैं क्या है, स्वर युक्त है, तो यहाँ देखो कै और मैं के ऊपर कहाँ चला गया है, रे, यहाँ मैं के ऊपर चला गया है, यहाँ मैं के ऊपर आ गया है कौन, रे, क्योंकि रे क्या है, स्वर रहित है। स्वर रहित होने की स्थिति में आगे जो भी, अब यदि रे के तुरंत बाद में यदि कोई स्वर रहित व्यंजन वर्ण हो तो यह उसके ऊपर नहीं जाएगा। ये चाहे 2-3 वर्ण छोड़ के चाहे हो इसको, चाहे कोई मिले या ना मिले, लेकिन ये जाएगा स्वर युक्त व्यंजन वर्ण के ऊपर ही। ये भी हमेशा ध्यान में रखना कि आगे चाहे शब्द में चाहे कहीं पर भी हो, चाहे 2-3 व्यंजन वर्ण छोड़ के बाद में ही इसको मिले ऐसी स्थिति, लेकिन इसको ऊपर जाने के लिए हमेशा कैसा व्यंजन वर्ण चाहिए, स्वर युक्त व्यंजन वर्ण इसको चाहिए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, वे प्लस ए प्लस वे प्लस ए प्लस रे प्लस ते प्लस से प्लस ये प्लस ए। अब यहां देखो ये तो क्या बन गया, वह बन गया, ये तो क्या बन गया, वह बन गया। अब यहां देखो रे कैसे आया है, स्वर रहित है, रे क्या है, स्वर रहित है। अब स्वर रहित है तो ये आगे आने वाले पूर्ण वर्ण के ऊपर जाएगा, अर्थात स्वर युक्त व्यंजन वर्ण के ऊपर जाएगा। अब यहाँ रे अधूरा है, अब तय भी अधूरा है, से भी अधूरा है, यानी कि इसके बाद में तय भी क्या नहीं है, स्वर युक्त नहीं है, से भी स्वर युक्त नहीं है, इसलिए ये रे ना तो तय के ऊपर लगेगा ना ही से के ऊपर लगेगा। अब यहाँ आगे जो ये आया है वो क्या आया है, स्वर युक्त आया है, तो ये रे जो है हमेशा किसके ऊपर जाएगा, ये के ऊपर जाएगा। और इस प्रकार हमारा जो शब्द लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, वर्त से। अब देखो यहाँ जो रे कहाँ आया था, यहाँ आया था, वे के बाद में रे आया था, लेकिन ये रे ना तो तय के ऊपर गया है ना से के ऊपर गया है, किसके ऊपर गया है, ये के ऊपर गया है। इसलिए ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी शब्द में रे स्वर रहित होता है तो वो हमेशा आगे आने वाले शब्द में आगे आने वाले स्वर युक्त व्यंजन वर्ण के ऊपर ही रेफ होता है। तो इस प्रकार ये हमारा देवनागरी जो लिपि है उसका मानक रूप था। लेखन प्रक्रिया के दौरान हमेशा ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगली कक्षा में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।